होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज दीपा और आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन मॉनसून और ऐसे ही कुछ रिलेटेड टॉपिक्स को। सो लेट्स गेट बिगिन। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 स्पेसिफिकली क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है उसे पढ़ेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास 11 के एनसीईआरटी का जो पार्ट है उसे आज हम कवर करने जा रहे हैं। क्लाइमेट वाली चैप्टर को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि क्लाइमेट में हमें पढ़ना है। मोर स्पेसिफिकली हम कुछ टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में और वहीं से आपको स्पेसिफिकली मार्क करके आना है। यहाँ पर हमने जो बात ध्यान रखना है दैट इज मॉनसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एल नीनो, ला नीना, मॉनसून की और भी कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ब्रेक ऑफ मॉनसून हो गया। ये क्या है और किस टाइम पर हमें देखने को मिलती है। मॉनसून स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम मॉनसून, इंडियन मॉनसून को कवर करते हैं तो आईटीसीजेड का एक रोल रहता है। आईटीसीजेड आपको पता होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पर स्पेसिफिकली हमने ये देखने को मिलता है कि उस जोन के अंदर एक ही प्रकार का क्या रहता है, टेम्परेचर कंडीशंस रहती हैं। वहाँ पर जो इंटेंसिटी है, जो हीट है, टेम्परेचर जहाँ से सन से जो रिसीव हो रही है वो एक ही प्रकार की होती है इस जोन के अंदर, यानी कि आईटीसीजेड जोन के अंदर। तो ये जब अप जाती है इक्वेटर के और जब यहाँ इक्वेटर से जब डाउन आती है तो इसका जो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जब ये ऊपर जा रही है उसके बाद फिर ये डाउन आ रही है आईटीसीजेड, जब इस प्रकार ये इसका मूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो इसी के साथ साथ ये अपनी मॉनसून को भी अफेक्ट करती है। हमारी जो इंडियन मॉनसून है उसे भी ये अफेक्ट करती है। किस प्रकार से अफेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर आईटीसीजेड वाली जोन पर स्पेसिफिकली क्या बनता है, लो प्रेशर जनरेट होता है। क्योंकि जहाँ पर आईटीसीजेड देखने को मिलेगा, मान लो कि समर है इंडिया में अप्रैल में समर आता है, तो समर में क्या होता है, लो प्रेशर जनरेट होती है इंडिया के ऊपर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, है ना। एंड जब वो और मूव करती है ऊपर की तरफ तो फिर उसका जो आईटीसीजेड का जो शिफ्टिंग हमें देखने को मिलता है उसी के अनुसार हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलने के कारण ही सारा मॉनसून का मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। मैंने मॉनसून ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल लिंक्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप अगर इंडिविजुअल मॉनसून को पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन आज हम एक इंटीग्रेटेड कवर करेंगे। तो क्लाइमेट में स्पेसिफिकली कुछ फैक्टर्स होती हैं। सबसे पहले तो कुछ फैक्टर्स को हम देखेंगे जो कि रिलेटेड होती हैं। क्या है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू योर लोकेशन एंड रिलीफ। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले तो लैटिट्यूड एक बड़ा फैक्टर है जो कि हमने देखने को मिलता है कि लैटिट्यूड का जो एक्सटेंशन है, उस लैटिट्यूड के अंदर जब भी हम किसी भी जगह को देखते हैं, किसी भी लोकेशन को देखते हैं, तो वो कौन से लैटिट्यूड में है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है। क्योंकि उस जगह पर होने के कारण वहाँ पर रेनफॉल वेरिएबिलिटी अप डाउन होती है और भी कई सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर अप डाउन होता है। तो ये सारी कुछ बातें हो गई लैटिट्यूड से रिलेटेड। इसके बाद आता है हिमालय। अगर हम हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हिमालय का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हिमालय क्या करती हैं, जो ठंडी कोल्ड एयर है जो पोल से होते हुए आ रही है उसे रोकती है। तो इट एक्ट्स एज ए बैरियर। हिमालयन माउंटेन क्या कर रही है, ये बैरियर की तरह हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट कर रही है एक प्रकार से। हिमालय का काफ़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद है एंड मॉनसून में भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिमालयाज। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि हम लैंड एंड सी ब्रीज कह सकते हैं, इसे मान सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोस्टल रीजन में जाते हैं तो हमें कुछ और प्रकार की सिनेरियो देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिकली कोस्टल एरियाज में लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्या हो रहा है, ब्लो हो रहा है। और इसी के चलते क्या होता है, स्पेसिफिकली टेम्परेचर की अप एंड डाउन देखने को मिलती है। तो कुछ वेरिएबिलिटी यहाँ पे नजर आती है हमें।
ये हो गया, चेंजेस नजर आती है स्पेसिफिकली। इसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम सी से ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण उस जगह का वेदर क्या होगा, पैटर्न अलग होगा। या हम कह सकते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट, अगर सबसे एक प्रोमिनेंट वर्ड अगर यहाँ पे हम कहना चाहें तो वो होगा डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उस जगह पर टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। और डिस्टेंस अगर सी से कम है तो वहाँ पर कैसा क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। मतलब ट्रॉपिकल तो नहीं, लेकिन वहाँ पर एक इफेक्ट होगा जो कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के साथ रिलेटेड होगी। वो मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोस्ट से कोस्ट बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर इफेक्ट करती है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसके बाद है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड मतलब किस ऑल्टीट्यूड में, हिमालयन माउंटेन में हमें माउंटेनियस क्लाइमेट देखने को मिल रही है। वेयरएज जब हम प्लेन लैंड में आ रहे हैं, मान लो वेस्ट बंगाल में या फिर नॉर्दर्न प्लेन, हमारी इंडिया की जो नॉर्थ वेस्ट प्लेन है, एलुवियल प्लेन, वहाँ पर ऑल्टीट्यूड क्या है, बहुत ही कम है। तो ऑल्टीट्यूड कम रहने की वजह से क्लाइमेट वहाँ का थोड़ा डिफर करता है माउंटेनियस रीजन से। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके बाद है रिलीफ। रिलीफ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिलीफ में हमने देखा है कि जहाँ पर बहुत ही हाई रिलीफ है वहाँ पर क्लाइमेट और जगहों के मुकाबले अलग होता है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो कि हमें याद रखना है। अब जो भी यहाँ पर बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है आपको, वो सारा ही कुछ ऑलरेडी मैंने कवर करवा रखा है। आपको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लाइमेट को सिर्फ और सिर्फ डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ऑल द चैप्टर्स, ऑल दी लाइक इन ये जो सारी पॉइंट्स हैं इनके ऊपर एक एक चैप्टर बना हुआ है, अगर आप और भी डिटेल में पढ़ोगे तो हमने अपनी हायर स्टडीज़ में ऑलरेडी इन्हें कवर करके रखा है। और एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी आपके लिए समझने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल एक वन शॉट में इसे पूरा करना चाहते हो तो सिर्फ कुछ नहीं, हम सिर्फ समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हैं क्या शॉर्ट में। तो शॉर्ट में समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम एक कॉन्सेप्ट है, इट्स अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्ट टू ईस्ट चलती है, अपर एयर में चलती है, ट्रोपोस्फियर में। हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, वहाँ पर कई सारे लेयर्स हैं। तो सबसे पहला जो लेयर है विच इज सब लोअर फ्रॉम दी सरफेस, तो हमारी जो अर्थ सरफेस है सबसे फर्स्ट आता है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के आसपास कहीं पर चलती है ये 9 to 13 किलोमीटर अबव चलती है अर्थ सरफेस से, और हाई इंटेंसिटी विंड है, हाई वेलोसिटी विंड है ये। ठीक है, जेट स्ट्रीम ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो आप, वहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन मेरा ही कराया हुआ लेक्चर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप क्या पढ़ सकते हो। वीक इन समर, ये वीक होती है समर में, क्योंकि ना पोलर विंड्स जो होती हैं, पोलर रीजन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन हमें जेट स्ट्रीम का देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आपको जो समर में जो विंड्स चल रही होंगी ना वो वीक होंगे। इसकी बहुत सारी वजह है, और विंटर में ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग इन विंटर, वीक इन समर, इसे याद रखना जेट स्ट्रीम के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, इसके बाद है एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो तो आपको पता है ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, हमेशा याद रखना, एल नीनो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। कहाँ पर, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? पैसिफिक ओशन में, ईस्ट पैसिफिक ओशन में स्पेसिफिकली ये घटना घटती है, एंड पेरू चिली कोस्ट, ये इसका लोकेशन है। एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ईस्ट पैसिफिक ओशन, स्पेसिफिकली पेरू चिली कोस्ट, किस प्रकार से एबनॉर्मल है? इट इंटेंसिफाइज द वार्मिंग फेज। ये क्या करती है, समुद्र के पानी को वार्म कर देती है, और इसी वजह से मछलियाँ मर जाती हैं, बहुत सारी स्पीशीज जो है अफेक्टेड होती हैं, प्लैंक्टन्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ एल नीनो। एल नीनो का ठीक विपरीत ऑपोजिट है ला नीना। ला नीना इज ए नॉर्मल कंडीशन, ला नीना में सब कुछ नॉर्मल होता है, और ला नीना कोल्ड फेज है ईस्टर्न पैसिफिक का। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जब वार्म कंडीशन होती है, जब एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो वो उसे हम कहते हैं एल नीनो, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो उसे हम कहते हैं ला नीना। ठीक है, एल नीनो वर्ड का मतलब है क्राइस्ट चाइल्ड। ठीक है, एंड
ला नीना का मतलब है गर्ल क्राइस्ट चाइल्ड, ऐसे, ठीक है, लिखा हुआ है बुक में, आप जाके वहां से चेक कर सकते हो। इसके बाद है ब्रेक इन मानसून, या ब्रेक ऑफ मानसून भी कहा जाता है कई बार। तो ब्रेक इन मानसून क्या है? ब्रेक इन मानसून है, कई बार हमें देखने को मिलता है कि मानसून सीजन चलते हुए कभी 1-2 वीक तक ये ब्रेक, मतलब एक गैप हो जाए, कोई बारिश ना हो, कुछ ना हो, कुछ स्टॉर्म्स ना हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसे हम ब्रेक ऑफ मानसून कहते हैं। विंड्स ब्लो पैरेलल टू कोस्ट, इसी वजह से इसका रीजन क्या है, ब्रेक ऑफ मानसून का रीजन क्या है स्पेसिफिकली? तो अगर हम रीजन की बात करें तो 2 रीजन हैं। विंड्स ब्लो पैरेलल टू कोस्ट, कोस्ट के साथ जब विंड्स पैरेलली चलती है तो क्या होता है, कंडीशंस काम हो जाती हैं, काम कंडीशंस के ऊपर बेस करते हुए वहां पर तब क्या होता है, रेनफॉल नहीं होती है। तो ब्रेक इन मानसून देखने को मिलता है, ये 1 और 2 वीक तक ऐसे ब्रेक ऑफ मतलब चलता है, इसी को हम ब्रेक ऑफ मानसून कहते हैं। और इसके साथ स्टॉर्म्स आर नॉट फ्रीक्वेंट, तो फ्रीक्वेंटली स्टॉर्म्स ना होने के कारण इसे ब्रेक ऑफ मानसून कहा जाता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मानसून में आता है ये। इसके बाद है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? वेस्ट विंड्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी, ये भी मैंने पढ़ाया है, ये भी आपको लिंक मिल जाएगा, ये भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। वेस्ट विंड, वेस्ट साइड से, यानी कि मेडिटेरेनियन सी के अफ्रीका के साइड से इंडिया में विंड्स आ रही हैं, और ये जो विंड्स हैं ये विंटर रेनफॉल करती है। हमारी इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विंटर रेनफॉल करती है। क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ रेनफॉल करती है जो कि नॉर्मल नहीं है। विंटर में हमारे यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है नॉर्मली जनरली, लेकिन इस घटना की वजह से अकरेंस ऑफ विंटर रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि वेस्ट से आ रहा है विंड और रेनफॉल हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये भी आप देख सकते हो, अपने आप से पढ़ के कवर कर सकते हो। सो दीज और ऑल आर दी टॉपिक्स जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड है यहाँ पर चैप्टर में। और जो इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए, कुछ स्टॉर्म्स हैं जो कि हमको मतलब लोकल स्टॉर्म्स होते हैं कुछ, जैसे कि लोकल स्टॉर्म्स का नाम याद रखना है। मैंगो शावर कहाँ पर आता है, या फिर लोकल स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म के रूप में हम मैंगो शावर कहाँ देख पाते हैं, तो आपको बताना है कि ये कर्नाटका में हम देख पाते हैं। उसके बाद है ब्लॉसम शावर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये केरला में हमें देखने को मिलता है। तो जो भी लोकल थंडरस्टॉर्म हमें केरला में देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉसम शावर। ये समर में, या हम कह सकते हैं विंटर में, मॉनसून में हम देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्वेस्टर कहाँ देख सकते हैं हम? नॉर्वेस्टर कहा जाता है वेस्ट बंगाल में। काल वैशाखी भी कहा जाता है वेस्ट बंगाल में, काल वैशाखी लोकल नेम है। लू राजस्थान में कहते हैं, जो गर्म हवाएं चलती हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, लू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो दीज आर दी लोकल नेम्स ऑफ सम थंडरस्टॉर्म्स। समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट इट। तो हमने क्लाइमेट को भी आज कवर करने का कोशिश किया, और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें देखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल इतना ही आप कवर करोगे तो भी आपके लिए बहुत होगा। और पूरे चैप्टर को आप थॉरोली पढ़ें। मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि आप पूरे चैप्टर को थॉरोली फर्स्ट से लेकर लास्ट तक एक बार फर्स्ट रीडिंग करें। रीडिंग करने के बाद उसे अपने ध्यान में लाके उसे लिखें, राइटिंग करें, उसे एक बार जो भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं मेन टॉपिक्स को, उन्हें लिखें ग्रेजुअली, मतलब कि सीक्वेंस वाइज। उसके बाद आप देखें कि हाँ कितना याद हुआ है। उसके बाद एक और बार थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ आई होप कि याद हो जाएगा, और इस सेशन को भी उसके साथ देखेंगे तो पूरा ही आपको क्लाइमेट पूरी बहुत ही क्लियरली क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। इतना इसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।